Burn illegal. वेलकम बैक नाजरीन, मॉर्निंग विद डीएम में आपको फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमें एक तीसरे गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है। इंट्रोडक्शन की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना, उनको फुली इंट्रोड्यूस तो आप लोगों से करवाना है, लेकिन आप बाखूबी उनसे वाकिफ़ होंगे। मियाँ आमिर साहब जो कि माहिर रूहानियात है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं मियाँ आमिर नहीं हूँ, आमिर मियाँ मेरा नाम है। जी। अच्छा, वो रिप्लेसमेंट होगी, मियाँ पहले लग गया। नहीं, उसकी वजह ये है कि लोग असल में ये फैमिली नेम है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करूं, तो बाद में मैं पहले हूं, अल्लाह ने मुझे पहले पैदा किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपकी स्माइल, मैंने लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी, मैंने कहा आपकी जो स्माइल है वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे लगता है कि हाँ, सुबह वाकई में ही खूबसूरत है। रीजन ही आपने पूछा कभी? मैंने रीजन भी पूछा था, तो आपने कहा था कि हमने अपने पर्सनल जो मुश्किलात हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने अपने फेस पे तो नहीं लानी ना, दूसरों को तो नहीं बताना कि हम परेशान हैं, क्योंकि आपकी परेशानी का हल या तो आपके अल्लाह के पास है, या वो आपको ताकत अता करे तो आपके खुद के पास है। उसको डिस्प्ले करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अभी मैं थोड़ी इंतजार में था, बैठा था अभी प्रोग्राम के लिए, बाहर कुछ दोस्तों से गपशप कर रहा था, तो तकरीबन 4 कॉल मैं सुन चुका हूँ, जिसमें यकीन करें ऐसी बात कही। एक कॉल ऐसी थी, दुबई में साहब बैठा हुआ है, उन्होंने कॉल की है कि उनकी वालदा का उनकी बच्चों के साथ, मिसेज के साथ कोई बात हुई है, डॉक्टर के पास जाना था, बच्चों ने एकेडमी जाना था, वो नाराज़ होकर चली गई, 3 दिन से वो परेशान है। तो अब यकीन कर मुझे बताएं, कहने लगे जी बताएं मुझे, मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई ये दुआ है, इस तरह से पढ़ लो। जी थैंक यू। अब बताएं, ये मैं सुन के मुझे फिर अपनी माँ याद आएगी, मुझे और लोग याद आएंगे, सबके साथ है, तो क्या कुछ होगा, बाकी बचेगा क्या? तो मैं कैसे, लेकिन ये स्माइल जो है, अगर मैं हौसला ही नहीं दूंगा जो लोग मेरी तरफ आएंगे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं भी रोता हुआ वैसे ही मिलूँ उनको, तो वो कहेंगे यार ये वो अपने आप को नहीं संभाल सकता, हमें क्या करेगा। तो बहरहाल ये कुछ फील्ड का हिस्सा है, कुछ अल्लाह की तरफ से दिया गया जो इल्म है उसकी वजह से है, कुछ ईमान की मजबूती कह लें कि जो करना है अल्लाह ने करना है। तो हमारा काम तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम लड़ रहे हैं ना कि हम अपने मुकद्दर को तब्दील करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता। चलें आमिर साहब, आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी बातें की हैं। हम आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वापस मैं आबिद की जानिब आऊँगी। सहाफ़त की बात चल रही थी और आपने बड़े हमें बिटर किस्म के एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं कि एक सहाफ़ी जो है, जो कि सहाफ़त में फुली इन्वॉल्व होता है, दूसरों के लिए हक़ की आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी ख़ुद की आवाज़ दब जाती है। एक कागज़ के सफ़े पर उसको जगह नहीं मिलती कि वो अपने लिए आवाज़, इंसाफ के लिए आवाज़ जो है वो उठा सके। बड़ा ही क्रूअल सा, मुझे एक आयरनी ऑफ लाइफ नहीं होती, मुझे वो लगी है कि जो इंसान दूसरों के मसले मसाइल को फोकस करवाता है, उसको डिस्प्ले करता है, उसको जगह देता है, उसकी खुद की आवाज़ ही उस भीड़ में कहीं दब जाती है या दबा दी जाती है। ये एक बड़ा ही मुझे आयरनी ऑफ लाइफ महसूस हुई और बहुत ही दुख हुआ ये जानकर कि ऐसा भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमें मालूम नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल एरियो में 5% तो टोटल इंसाफ मिल रहा है ना, 100% मिलना चाहिए, उसमें से जो इंसाफ मिलने की रेशो है ना वो भी 5% है। उस 5% में 4% इंसाफ सहाफ़ियों की वजह से मिल रहा है आम आदमी को। एक आम आदमी को अगर 4%, जो 5% टोटल मिल रहा है, उसमें 4% रोल मीडिया का है। तो लेकिन असल में बदकिस्मती, हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है जिस मुआशरे में, आप देखें कि मैं सहाफ़त से हट के बात कर रहा हूँ, कि जिस मुआशरे में आप जो ग्रेजुएशन लोग कर रहे हैं उनकी क्लास में चले जाएं, जिस मुआशरे में, जिस खित्ते में ये रेशो हो कि आप 100 स्टूडेंट को, बैठे हुए 100 स्टूडेंटों को ये कहें कि आप उठ के खड़े होकर ये बता दें कि आप क्या बनेंगे, ये डिग्री हासिल करने के बाद आप क्या बनेंगे। जिस मुआशरे में 2 या 3% से ज़्यादा लोग खड़े होकर ये ना बता सकें कि हम बनेंगे क्या, तो उस मुआशरे में ऐसा ही होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामलात है, वो एक शायर कहता है ना कि मुझे इल्म है मुजरम के तमाम ठिकानों का, शरीके जुर्म ना होता तो मुकबरी करता। तो ये असल में मामलात ये हैं कि हमें गवर्नमेंट ने ला मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं ही हूँ जब गाड़ी ड्राइव करता हूँ अकाड़ा में, किसी और शहर में, तो मैं ना सीट बेल्ट बांधता हूँ, ना मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना मैं ये देखता हूँ कि मैं बाएं से गुजार रहा हूँ या दाएं से गुजर रहा हूँ, मैं गुजर रहा हूँ बस। तो जब मैं ही हूँ, जब
ओकाड़ा के बाई पास से मैं जीटी रोड पे एंटर होता हूँ तो मैं फौरी सीट बेल्ट भी बांध लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मोटरवे वाले जो है ना, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे ये एक जर्नलिस्ट है या तू प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी है। हमारी कौम का भी एक अलमिया है कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर थोड़ा सा हमें डंडा नजर आता है ना, लाइक मोटरवे पे हमें डंडा नजर आता है कि जी अगर नहीं किया तो वी वुड हैव टू पे एन अमाउंट, ठीक है, वहाँ पर हम लोग वाकई में बिल्कुल फॉलो करते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लेकिन जैसे ही मोटरवे से नीचे उतरते हैं, बाहर आते हैं नॉर्मल ट्रैफिक में जहाँ पता है कि यार नहीं निकल भी जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, वहाँ पर हम लोग भी मतलब केयरलेसनेस का मुजाहिरा करते हैं और नहीं डरते, और वाकई में जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों में भी प्रॉब्लम है और हमें जो है वो अपने अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास जो है वो पैदा करना होगा कि खाली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटरवे पर हम पे आयद नहीं होती, बल्कि जब हम लोग अपनी जनरल ट्रैफिक में आ जाएं वहाँ पर भी हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह आयद होती है। मैं सिर्फ इतना से इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि जब मुझे सुबह अखबार में खबर आएगी कि जी के वज़ीर आज़म का जो है ना प्राइम मिनिस्टर का मोटरकेड जा रहा था, उसने वायलेट किया और उसको जुर्माना हो गया और वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से जुर्माना अदा किया, इक्वलिटी आ गई, तो मैं भी करूँगा कि वज़ीर आज़म के साथ अगर ये कुछ हो सकता है तो फिर मैं भी उसका जो है ना वो शरीक-ए-कार हूँ, मुझे भी उसको ओबे करना है। तो वहाँ मकसद ये कि वहाँ दखल अंदाजी नहीं है, सियासी मसलतें नहीं हैं, एक उनको फ्री हैंड दे दिया गया कि आपने ये करना है, और अगर लोकल भी यही कुछ हो तो मेरा ख्याल में सारा मामला सीधा हो जाएगा। असल में ये मसला हम खुद हैं, बात पहले ब्रेक में कर रहे थे कि मसाइल की वजह मैं खुद हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं खुद हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को समझ ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये तो कौम बन ही नहीं रहा हूँ, मैं इज्तिमाई मफादात की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जबकि मैं अपने ज़ाती मफादात की बात करता हूँ जो मेरे लिए मसला बन जाता है, मसाइल पैदा करते हैं। आप जब भी जो भी कौम के अफराद जो होते हैं वो अपने मफादात की बात करते हैं ना, ज़ाती मफादात की, वो मसाइल में घिर जाते हैं। जैसे हम घिर गए, हमारे पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा है, और गवर्नमेंट ने, मैं ये आपने सहाफ़ियों की बात की थी, मैं ये मुतालबा भी करता हूँ कि गवर्नमेंट कोई ऐसा लाहे अमल बनाए कि जो इलाकाई सहाफ़ी हैं उनके मसाइल के हल के लिए, बड़े बड़े शहरों में तो सहाफ़ियों को फ़ंड भी दिए जाते हैं, 1 करोड़ रुपया वो मिला है अरशद अंसारी साहब को, पिछले दिनों में मैं अखबार में पढ़ रहा था लाहौर प्रेस क्लब के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको 1 करोड़ मिला है तो इलाकाई सहाफ़ियों को, इलाकाई प्रेस क्लबों को एक साल में 1-2 लाख रुपया तो मिलना चाहिए ना, उनके भी मसाइल हैं। जब हमारे प्रेस क्लब हमारे खर्चे से चलेंगे तो सहाफ़ी बेचारे क्या करेंगे, वो क्या कर सकेंगे? वो एक तो वो अपने खर्चे से प्रेस क्लब चला रहे हैं, दूसरे नंबर पे वो जब कोई हक की बात करते हैं तो उनको मसाइल का जो सामना होता है उसमें हमारी सपोर्ट नहीं की जाती। हमारी ही जो फेडरल लेवल पे यूनियंस बनी हुई हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो हमें सपोर्ट नहीं करती, इलाकाई सहाफ़ियों को वो सहाफ़ी नहीं मानती। तो आप देखें ना कि हालांकि इंसाफ में, लोगों को इंसाफ मिलने में मेन किरदार इलाकाई सहाफ़ियों का है, हमारी फुटेज नहीं चलाई जाती, हम जो मामला करते हैं इसमें वो असल में ये जो मीडिया के जो बड़े हमारे बैठे हुए हैं, जो सरबराहान हैं, जो हमारे एडिटर साहिबान हैं, उनको चाहिए कि वो इलाकाई सहाफ़ियों को भी उतनी तरजीह दें जितनी कि बड़े शहरों में बैठे हुए सहाफ़ियों को मिलती है, ताकि मसाइल, सहाफ़ियों को मसाइल हल हो सकें। सहाफ़ी बेचारे पिस रहे हैं बेचारे। एक कमालिया में मैं एक तकरीब में गया तो उसमें मुझे एक बुजुर्ग मिले, वो 62 साल से नवाई वक्त के रिपोर्टर हैं, 62 साल से नवाई वक्त के रिपोर्टर हैं, ये अंदाज़ा करें आप, और हमारी उम्र के डबल उनका तजर्बा है ज़िंदगी का, और वो बेचारे इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और वो मुझे बता रहे थे कि उन बेशुमार मुकदमात का सामना हुआ, लेकिन वो उस इलाके में मशहूर हैं कि वो हक की बात लिखते हैं, उनकी मसाइल की डायरियाँ। तो ये देखें ना, जब कमेटियाँ बनेंगी, ये डेवलपमेंट कमेटी है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटियाँ बनेंगी उसमें MNAs के रिश्तेदार, उनके वो कान टूटे बदमाश, और वो जो ऐसे लोग जो कमेटियों के मेंबर होंगे तो क्या बेहतरी आएगी? यहाँ पे कोई बेहतरी है नहीं। बेहतरी के लिए हमें खुद उठना होगा, हमें उठना होगा, मुझे अपने हिस्से का हक अदा करना होगा। और मैं ये कहता हूँ, अक्सर प्रोग्रामों में दोस्तों को कहता होता हूँ कि यार उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी जब तक आबद मुगल को ये पता ना होगा कि अगर गलत खबर शाया की तो गर्दन उतर जाएगी। जब मुझे ये पता होगा कि गर्दन उतरेगी तो मैं गलत काम करूंगा ही नहीं। बस ये मेरे हाल में उस वक्त तक हम कौम नहीं बन सकते, ये कौम डंडे से बनेगी। तरीक गवाह है, डंडे के अलावा यहाँ पे जो आया उसने डंडा पकड़ा और आगे लगा लिया, ये डंडे के अलावा सुधरने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ डंडे से सुधरेंगे। का दे सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर वो ही डंडा दूसरे कंट्रीज में देखें तो क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक तरीके के स्ट्रिक्ट
लाइन है की इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आपने यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस दिस लाइन। जब वो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, लोगों को पता है कि हमने इसको क्रॉस किया तो हमें एक भारी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब देखिए ना, जिनको हम काफिर कहते हैं, जिनको हम मुसलमान नहीं मानते, मैं समझता हूँ कि वो इंसानियत में हमसे बहुत बड़े हैं। हमारे इलाकों में बने हुए पुल जो अंग्रेज ने बनाए थे वो आज भी खड़े हैं, उन पे आज भी ट्रैफिक रवां दवा है। जो हमारे भाइयों ने बनाए थे, जो हमने बनाए थे, जो हम दीन के ठेकेदार हैं, जो हम समझते हैं कि हम उस दीन के मानने वाले हैं जो सबसे अफजल दीन है, लेकिन हमारी कितनी बदकिस्मती है, वो पुल 3-3 बार गिर चुके हैं। वो लोग जिनको हम मानते ही नहीं है, जिनको हम काफिर मानते हैं, जिनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग किनको फॉलो कर रहे हैं? हमारा असल में हमारे मसाइल की वजह, जब तक हम हमारे जो दीन के बड़े बड़े लोग हैं वो दीन के नाम पे हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासत में बड़े बड़े लोग सियासत के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब आदमी को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उस इस्तेमाल होने में मेरा अहम किरदार है, मेरे से मुराद के हर फर्द का अहम किरदार है। मैं ये जब वोटों की बारी आती है तो मैं उस बंदे को वोट नहीं देता जो हकदार होता है। जो शरीफ आदमी इलेक्शन पे खड़ा हो जाता है, उसकी सदूकड़ी से 200 वोट निकलता है। मेरे हलके में एक शरीफ आदमी पिछली दफा एक एडवोकेट खड़ा हुआ इलेक्शन पे, तो उसका 450 वोट था MNA के इलेक्शन पे। तो वो, हालांकि मैं समझता हूं कि करैक्टर वाइज, किरदार वाइज वो आदमी तमाम कैंडिडेट से ऊपर था, बेहतर था, वो इंसानियत की फलाह का हामी था। वो जो इलेक्शन जीते वो उनका किरदार अवाम के सामने है, उनका माजी अवाम के, लेकिन उसमें किरदार किसका हुआ? उसमें खराब कौन है? उसमें मैं खराब हूं, उसमें जिम्मेदार मैं हूं। उसमें अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं अगर एक हक की बात लिखता नहीं हूं तो उसमें मैं जिम्मेदार हूं। मैं समझता हूं कि रोजे क़यामत मेरा गिरेबान पकड़ा जाना है। अगर हर बंदा ये समझे तो मेरे ख्याल में तब्दीली आ सकती है, वरना तब्दीली तो जो है ना, वो फिर तब्दीली तो गर्दनें तारने से आएगी, वरना नहीं आएगी, गर्दनें काटने से आएगी। आबिद, तंजीमें जो हैं, यूनियंस जो हैं, वो एक सहाफ़ी को इंडिविजुअली सपोर्ट करती हैं? तंजीमें इस हद तक तो करती हैं, उनको पता होता है कि हमने खबरें लगवानी हैं। तो जब हमारे मसले मैं जवाब की जानिब वापस आऊंगी। हमें हमारे एक रेगुलर लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है, गुरबचन ने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, काफी टू ऑल। देखो, संसार तां ही चल सकता है जे एक दूजे ते ब्लेम ना करो, दूजे सारे आदमी कोऑपरेट करके कंटिन्यू चलाओ, आज सही चल सकता है। असं एक दूजे ते गंद सटिए तो यदा कोई फायदा नहीं आएगा। हमेशा मैं दसा कि जे तुसी टिट फॉर टैट करो तो मुश्किल हो जाती। मेरी वाइफ ना गुआंढी कोल गई, कहती जरा किताब उधारी चाहिए है, तो वह गुआंढ कहती बई असी किताब उधारी नहीं देंगे किसी को, तू पढ़नी है तो इत्थे पढ़ के चली जा। तो मेरी वाइफ ना 2 घंटे पढ़ के आ गई। अगले हफ्ते वही जनानी ना साडे घर आ गई हूवर मंगन वास्ते, तो मेरी वाइफ कहती है देख हूवर मैं किसी को उधारा नहीं देंदी, तू मारना तो साडे घर मार के बेशक चली जा। तो मैं तो कल मैं अखबार पढ़िया ना, पाकिस्तान एक अखबार च आया सी कि मेरी बीबी और कुत्ता गुम है, 5000 पाउंड इनाम है पर कुत्ते के लिए, तो उसे ढूंढे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरबचन, आप थैंक यू वेरी मच। बड़ा सोना प्रोग्राम चल रहा है आपका, ये बड़े अच्छे हैं जो जोशी साहब। तो मैंने कहा मेरी शादी नहीं होती तो किसी समझदार से शादी करा दो, तो वो ये कहते हैं कि समझदार लेडी तो शादी नहीं कराती। तो मैं आगे जो बोला, मैं मेरी वाइफ कहती है मुझे रात को बड़ा डर लगता है, मेरी तरफ मुंह करके सोया करो। मैं कि हाँ तेरी तरफ मुंह करके सोया, तुझे डरा और मैं तुझे देख के मैं खुद डरता रहूं, बेशक मैं मर जाऊं तुझे डर ना लगे। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो दैट्स गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया गुरबचन, आप कॉल करते हैं और अपने जो मज़ेदार जोक्स हमारे साथ शेयर करते हैं वो कलर सा भर देते हैं हमारे प्रोग्राम में। अगर प्रोग्राम यहाँ जा रहा होता है तो वापस से एनर्जी जो है वो वापस आ जाती है। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके, जोक्स हमेशा गुरबचन हमारे साथ शेयर करते हैं। और अभी उन्होंने शादी के हवाले से बात की, तो गुरबचन ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो खाना बेटर है। इसके साथ ही हमें गुलाम साहब ने स्कॉटलैंड से भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुलाम साहब। प्यार थानू ते लाहौर नू भी प्यार ते लाहौर लाहौरिया जी, क्या कहेंगे गुलाम साहब? अच्छा, मैं आज आबद जवान एक स्पिरिट वाले इंसान नू सलूट करूंगा कि जिस तरह दी गल्लां करदा। जी जी, मैं सलूट कर लिया बिल्कुल, मैनू गल करा दियो। आबिद साहब बहुत सलूट आ, कितनियां अच्छियां गल्लां कीतियां तू प्यारिया, कि इन्हां दे विच ना हकीकत तो भी 10 गुना ज्यादा चीजां
ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ UK ਚੋਂ 5000 ਮੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਵਦ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, 20 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਸਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। وہ کہتا میں سویر اٹھ کے نماز پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، انہوں کا مطلب ہے میں چھری لے کے تھانوں گلا کٹ دیا سی، کہتے موٹر وے بناتا تھانوں ایٹم بم کا تجربہ جڑا ہے دھماکہ کر دیتا، مگر جی ساڈے استعمال کرنے والی چیز ہے کھان والی چیز ہے وہ نہ ہی دو دفعہ یہاں کی حکومت آئی ہے، یہاں نے وہ بنائی ہے، 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، انہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بنائی جیڑی کہ 30 سال ہو گئے مشین کی گل گئی اتنے پی۔ تو جڑیاں گلاں کردا نا تیرے ورگے اور انسان جڑے ہے کہ تو انسان ہے تے روحانیت دے حساب نال میں تو صاحب نو کہوں گا کہ کوئی پھوک مارو روحانیت دی ہے، دسو انہاں نو سیاستداناں نو کوئی پڑھ کے سویر نو تے کوئی وہ انسان بن جان۔ اگر جدو اسی انسان بن گئے نا 5% 100 چوں دوسرے انساناں دا جڑا تھوڑا جہا سوچن لگ گیا نا ادو اسی انسان ہوواں گے، نہیں تو اسی حیوان ہیں مسلمان۔ ساڈے دو گوان ملک ساڈے چین بعد دے وچ آزاد ہویا ساڈے نالوں، ساری دنیا نو وہ لٹی بیٹھا، ساری دنیا نو قرضائی کری بیٹھا۔ یہ کہندا ایک سیاستدان ساڈے پاکستانی سیاستدان اتنے بیٹھا کہندا وہ بالکل رہ گھٹ ہے، کہندا جی 100 سال سانو لگو گا اسی دنیا تے نہیں ہوواں گے پھر ساری میچورٹی آؤ گی ساری جمہوریت نو۔ واہ 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 واہ، السلام علیکم جی۔ بہت بہت شکریہ غلام صاحب، آپ نے اسکاٹ لینڈ سے ہمیں جوائن کیا تھا اور اپنی ساری باتیں جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ عابد، سنا آپ نے کہ غلام صاحب نے آپ کی سچائی کو کتنا پسند کیا، مطلب دنیا کے کونے کونے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سچ کو سن کر اس کے حق میں بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ انکریجمنٹ فیڈ بیک ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بھی مل گیا ہے کہ انہوں نے آپ کی جتنی بھی باتیں ان سے بالکل ایگری کیا ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا ہے۔ اصل میں میری بہن اصل جو معاملہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے حصے کا جو کام ہے، ہمارے ذمہ داری ہے جو ہمیں روز قیامت جس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، ہم وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی بھی بندہ اپنے حصے کا کام کرے گا، میں اپنے حصے کا کام کروں گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیں جس معاشرے میں BA کے 100 اسٹوڈنٹس کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم بنیں گے کیا، اس خطے میں ہوگا کیا، ہم لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان برے ہیں، یہ ہے یار، یہ اگر ہماری سوچ ایسی رہے گی، لینن کو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ہم تو غریب لوگ ہیں، بادشاہ کے خلاف بغاوت کرو گے تو یہ تو ہمیں مار دیں گے۔ اس نے کہا کہ ماں ہمیں ہمارے گھر روٹی پکتی ہے یا نہیں پکتی، لیکن یہ ڈر ہی ان لوگوں کی طاقت ہے، جس دن یہ ڈر نکل جائے گا، یہ خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، ہم لوگ جو ہیں وہ چھا جائیں گے دنیا پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر ان لوگوں نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ میں نہیں، میرے علاقے کے سیاستدان، میرے علاقے کے چودھری مجھے تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن رب کا شکر ہے کہ وہ 17 پریس کلبوں کے دوست ہیں، وہ میری طاقت ہیں۔ اور آپ نے وہ تنظیموں کی بات کی تھی، سیاسی تنظیمیں جو علاقائی تنظیمیں ہیں وہ بالکل صحافیوں کو سپورٹ کرتی ہیں، تنظیمیں کرتی ہیں، جو بڑے بڑے تنظیموں کے اوپر مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں ذہنی طور پہ، وہ
ویسے تو جب سامنے آتے ہیں تو بڑی جفیاں ڈالتے ہیں, بڑے وہ پیار سے ملتے ہیں, لیکن اصولی طور پہ وہ نہیں یہ برداشت کرتے کہ یہ لوگ کسی کے مسائل کو حل کریں گے. جب عوام کو شعور آ جائے گا تو یہ لوگوں کی بات نہیں لوگ مانیں گے. بڑے بڑے جو پیر ہیں یا بڑے بڑے جو سرمایہ دار بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے لوگوں پہ اتنا, آپ یقین کریں, آپ وزٹ کریں یہ دریاؤں کی پٹیوں پہ. آپ کی بات کی جانب میں واپس آؤں گی. ہمیں صفدر نے برمنگھم سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صفدر, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم برمنگھم والے پرسوں سے بڑے پریشان بیٹھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم برمنگھم تشریف لا رہے ہیں, تو ہم بڑے تیار بیٹھے تھے. لیکن رات کو جب میں نے خبر پڑی کہ وزیر اعظم صاحب اس لیے نہیں آ سکتے, سابقہ وزیر اعظم صاحب اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہاں بندے اتنے ان کی جلسے میں آئیں گے کہ وہاں جگہ نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ برمنگھم کے اندر بہت ہی بڑے بڑے ہال موجود ہیں. کوئی بھی ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہال کم پڑ گئے. ہال بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں, میرے حساب سے ان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ برمنگھم کے جو مجاہد اور جوان آپ کے لیے انڈوں کا تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس لیے آپ مہربانی کریں کہ برمنگھم کے اندر مت جائیں. اس لیے وہ ڈر کے مارے نہیں آئے, نمبر 1. دوسری بات, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ابھی بھی چیک کرتے ہیں گلوبل یوٹیوب پہ جائیں, جو سابقہ وزیر اعظم صاحب نے لندن کے اندر جلسہ کیا ہے, اس میں ایک ٹیبل کے اوپر 4 یا 5 آدمی بیٹھے تھے. میں نے جو گنے ہیں تقریباً 15 ٹیبل لگے ہوئے تھے. صفدر بہت بہت شکریہ. صفدر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے برمنگھم سے ہمیں جوائن کیا اور آپ اپنے ویو پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے. اس کے ساتھ ہی عابد آپ کا, عامر صاحب آپ کا اور ملک صاحب آپ کا میں بے حد شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے بزی اسکیجولز میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام پر تشریف لائے اور بتایا کہ صحافت کے مسائل کے بارے میں بتایا, تحریک انصاف جو ہے وہ کس چیز کو شو کرتی ہے, یہ سب کچھ بتایا. بریک کے بعد جو ہے وہ ہمیں کچھ نیو گیسٹ جوائن کرنے والے ہیں, ہم ان سے بھی چٹ چیٹ کریں گے, پرسنل پروفیشنل لائف کے بارے میں جانیں گے. یہاں وقت ہوا جا رہا ہے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Brought to you by